जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन एस्टैब्लिश्ड हुए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को फिर वापस सत्ता दिलवाना उसके लिए बेहद अहम हो गया है। आरएसएस को ओरिजिनली या यूं कह लें कि फंडामेंटली एक खलनायक चाहिए होता है। उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को इसी तरह भारत की सोसाइटी में पेंट किया हुआ है और मेजॉरिटी कम्युनिटी को वो इस खलनायक का डर दिखाते हैं, जिसके जरिए आरएसएस हिंदुओं को उकसाने के अपने प्लान को अमली जामा पहनाता है। और ये खेल उनके डीएनए में दशकों से मौजूद है। एक बहुत बड़ा हिस्सा आरएसएस की शाखा में ना जाते हुए भी उनके एजेंडे को फॉलो करने लगता है और उनके नजरिए के सिमिलर अपनी राय बनाने लगता है। हिंदू मुसलमान यूनिटी या कम्युनल हार्मोनी और भारत में जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उससे आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों को बड़ी ठेस लगती है। यही संघ की ताकत है। अगर इस डिवीजन वाले एजेंडे को अभी खारिज कर दें तो उनकी ताकत बेहद नीचे पहुंच जाएगी। आरएसएस गुजर चुके वक्त यानी पास्ट में देख रहा है। मुल्क के फ्यूचर पर कोई विजन नहीं है, उसका कोई प्लान नहीं है। वो फिलहाल सिर्फ डराकर हिंदुओं का वोट लेना चाहता है और वो इन तरह के बयानों से सामने आता है कि मदरसों का सर्वे करिए या जो मुस्लिम माफिया हैं उन्हें निशाना बनाइए। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी संघ के एजेंडे को धीरे धीरे लागू कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे जो कि संघ के सर्किल में रहते थे वो अब पब्लिक डोमेन में चर्चाओं में हैं। और अहम बात यह है कि इन मुद्दों को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए जितनी भी ताकत लगानी चाहिए वो संघ चोरी छुपे नहीं बल्कि खुले आम लगाता है। बीजेपी में हर लेवल पर एक पद होता है, चाहे रीजनल हो, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल का हो। संगठन मंत्री के लेवल पर संघ यहां अपने नुमाइंदे को डेपुटेशन पर भेजता है। वो नुमाइंदा आरएसएस की आइडियोलॉजी को बीजेपी में लागू करवाता है। इस वक्त संघ एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहा है। 2024 का किरदार अहम है, लेकिन 2024 के आगे का सियासी मकसद को भी आरएसएस देख रहा है। पिछले 7-8 सालों में पॉपुलेशन एजेंडे में नहीं था, लेकिन अब है। पॉपुलेशन कंट्रोल आरएसएस के एजेंडे का अब एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिसे 2024 के चुनाव से पहले वो लाना चाहता है, ताकि चुनावी माहौल में मुस्लिम कम्युनिटी को खलनायक के तौर पर साफ साफ दिखाया जा सके। इसका आखिरी टारगेट हिंदू मुसलमान का सियासी तमाशा करना है। दरअसल आरएसएस एक लॉन्ग टर्म नजरिए से अपना काम करता है। वो स्ट्रैटेजिकल तरीके भी अपनाता है, लेकिन उसका बेस काफी गहरा होता है। आरएसएस ने कांग्रेस के बेहद बड़े पॉलिटिकल सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिशें करी हैं। उनके काम करने के लिए अनलिमिटेड पैसा आ रहा है। पिछले 8 सालों में आरएसएस के ऑफिस सब 5 स्टार होटल से आगे निकल गए हैं। 2014 के बाद से आरएसएस के हेड ऑफिस में काफी कुछ बदल चुका है। ये वही 8 साल है जब से आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करके दिल्ली की सत्ता में है। ये बदलाव सिर्फ स्वयंसेवकों की पोशाक तक लिमिटेड नहीं है। खाकी निकर की जगह फुल पैंट ने ले ली है और अब उसका रंग गहरा भूरा हो गया है। लेकिन ये ऊपर से दिखने वाला बदलाव है, कई बदलाव और भी हो चुके हैं। नागपुर के रेशिम बाग में आरएसएस हेडक्वार्टर के कंपाउंड में काफी नई बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं।
जगह जगह कमांडो घूमते रहते हैं। परेड में शामिल स्वयंसेवकों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ आरएसएस के तमाम ऑफिसेज में मेहमानों की कुर्सियां कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ गई हैं। इसीलिए आरएसएस की कोशिश हमेशा किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की होती है। उनको मालूम है कि सत्ता की ताकत के जरिए ही वो अपना एजेंडा लागू कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिनों तक चली संघ की बैठक के दौरान नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी एक समान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और कन्वर्जन यानी मजहब बदलने से घट रही हिंदुओं की आबादी जैसे बयानों की चर्चा हुई है। तकरीबन 24 करोड़ की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है और सियासी गलियारों में तो ये कहा ही जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाला ये सूबा लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजता है। इसीलिए दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा तादाद में सीटें जीतना सबसे बड़ा टारगेट रहता है। अब प्रयागराज में 4 दिनों तक चली संघ की बैठक के दौरान वहां पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संघ के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात करी थी। ये मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे वक्त का प्रोग्राम था, लिहाजा ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा भाव दिया जा रहा है। कुल मिलाकर संघ के आगे के एजेंडे की लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है। संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले के मुताबिक भारत में पॉपुलेशन विस्फोट काफी फिक्र का मुद्दा है, इसीलिए मुल्क में एक पॉपुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए। वहीं उनके मुताबिक रिलीजियस कन्वर्जन यानी मजहब बदलने से भी हिंदुओं की तादाद कम हो रही है और भारत के कुछ हिस्सों में रिलीजियस कन्वर्जन की साजिशें चल रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश से घुसपैठ को पॉपुलेशन इम्बैलेंस की वजह बताया है। दत्तात्रेय होसबोले के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांग्लादेश से घुसपैठ के चलते आंदोलन हुआ था। अहम बात यह है कि उन्होंने पॉपुलेशन इम्बैलेंस को मुल्क के बंटवारे से भी जोड़ते हुए कहा है कि पॉपुलेशन इम्बैलेंस की वजह से कई देशों में बंटवारे की नौबत आ गई थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी पॉपुलेशन इम्बैलेंस की वजह से हो चुका है। दरअसल दोस्तों, आरएसएस अपने प्रोपेगेंडा में कितना माहिर है, ये बात अब दुनिया में छुपी नहीं रह गई है। 2024 के चुनाव से पहले आबादी को लेकर मुसलमानों को निशाने पर रखकर इसे मुद्दा बनाने के डायरेक्शन में तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। हो सकता है संसद में कानून भी आए। यूं तो लंबे वक्त से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की बात संघ उठाता रहा है, लेकिन अब पहली बार कहा है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी इसी के चलते हुआ था। तो दोस्तों, पॉपुलेशन इम्बैलेंस को बंटवारे से जोड़ने का ये मतलब है कि आरएसएस ये कहना चाहती है कि जब मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्टेट थे तभी तो पाकिस्तान की मांग हुई थी। अब इसी सियासी मसाले का इस्तेमाल 2024 के चुनाव के लिए आरएसएस अपने प्रोपेगेंडे के तहत करेगी। तो दोस्तों, भारत की आबादी बढ़ रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये तर्क साइंटिफिक तरीके से फेल हो चुका है। भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ अपने 2.1% के टारगेट से पीछे है और उससे नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। आबादी वही बढ़ रही है जहां गरीबी, इलिटरेसी यानी अशिक्षा और हेल्थ सर्विसेज की कमी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के लॉ कमीशन ने स्टेट की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए एक बिल तैयार करके सरकार को दिया था, लेकिन अभी फिलहाल योगी सरकार ने उस बिल पर कोई कदम नहीं उठाया है। इस बिल में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 2 बच्चे की पॉलिसी लागू किए जाने की बात करी गई थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रिलीजियस कन्वर्जन यानी धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल 2021 पास किया गया था, जिसे आमतौर पर लव जिहाद कानून भी कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 1 साल में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल के तहत तकरीबन 340 लोगों के खिलाफ कुल 108 एफआईआर दर्ज करी गई थी। इसी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 189 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 72 मामलों में चार्जशीट दाखिल करी गई। वहीं सितंबर 2022 में इस कानून के तहत
पहली बार किसी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अब सियासी तमाशा ये है कि मौजूदा कानूनों, उनकी बुनियाद पर हुई कार्रवाई और पॉपुलेशन कंट्रोल से जुड़े प्रपोजल के बाद भी संघ की टॉप लीडरशिप इस मुद्दे को मंचों से उठा रही है, क्योंकि 2024 में इसी के सहारे बीजेपी का बेड़ा पार लगना है। आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कुछ दिन पहले ही पत्रकारों को बताया था कि 2024 तक भारत के सभी मंडलों में आरएसएस की शाखा पहुंचाने की स्कीम बनाई गई है। कुछ सूबों में यह काम चुनिंदा मंडलों में 99% तक पूरा कर लिया गया है। चित्तौड़, ब्रज और केरल में मंडल लेवल तक शाखाएं खुल गई हैं। उनके मुताबिक पहले देश में 54,382 संघ की शाखाएं थी, अब मौजूदा वक्त में 61,045 शाखाएं लग चुकी हैं। हर हफ्ते मिलन में भी 4,000 और मंथली संघ मंडली में पिछले 1 साल में 1,800 की बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि 2024 इलेक्शन बीजेपी को जिताने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।